वेलकम बैक बच्चों। तो मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम लोग रोटेशन का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन एंड टॉर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग टॉर्क के बारे में सीखने वाले हैं एंड टॉर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द रोटेशनल कंसेप्ट ऑफ मीन्स एनी बॉडी। तो टॉर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेडियस ऑफ जायरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चैप्टर ऑफ रोटेशन। तो चलिए इसको अच्छे से सीखते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस पे इसको अप्लाई करते हैं और इस कंसेप्ट को और अच्छे तरीके से हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन होता क्या है? सिंस लास्ट क्लास में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर अगर मान लीजिए जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने आप आगे जाइएगा इंजीनियरिंग में, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब हैवी हैवी मशीनरीज एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो मशीन का शेप एंड साइज बहुत बड़ा होता है और एक मशीन एक जगह फिक्स होके काम मतलब मूव नहीं कर रहा होता, मल्टीपल मशीन्स होते हैं या मल्टीपल मशीनरी स्ट्रक्चर होता है। तो उतने बड़े बड़े बॉडीज के लिए अगर मुझे मास को एक पॉइंट पे रेफर करना पड़े, एक पॉइंट मीन्स पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना पड़े बड़े बड़े मास के लिए, सो दैट इट गिव्स मी द सेम इफेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उस बड़े से मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था किसी एक्सिस के अबाउट, उसके बदले उस बड़े से मास के बदले मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लूं जो मुझे सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इफेक्ट दे दे, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, विजुअलाइज करना आसान हो जाएगा। बहुत सारे मशीनरी जो मूव कर रहे हैं एक्सिस के अबाउट, मैं उनको पॉइंट मासेस से रेफर कर पाऊंगा, जिससे मुझे समझने में कॉन्सेप्ट को, जिससे मुझे किसी मशीन के स्ट्रक्चर को समझने में आसानी मिलती है। तो इसी चीज को समझने के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। बट आपको समझाने के लिए, आप अगर आपने मूवी एवेंजर्स देखी है, उसमें अपना थैनोस था, ध्यान से सोचिए कि जैसे वो चुटकी बजाता था, वी विल डू द सेम थिंग। पूरे बॉडी को चुटकी बजा के पूरे मास ऑफ द बॉडी को हम एक पॉइंट मास से रेफर करेंगे। तो पूरे मास का जो एक्सिस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो रेडियस हुआ करता था, वो रेडियस अब रेडियस ऑफ जायरेशन बन जाएगा, ना कि रेडियस ऑफ आर रहेगा। तो चुटकी बजा के वी विल कन्वर्ट द होल बॉडी इनटू अ पॉइंट मास, और उस पॉइंट मास की जो दूरी होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दैट दूरी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन, जो दैट विल गिव मी द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज दैट होल मास यूज्ड टू हैव। तो जो पूरे मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ करता था, अब मैं चुटकी बजा के उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? एक पॉइंट मास में, और उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी सेम। तो थोड़ा इसको समझते हैं व्हाट हैपेंड। ये बड़ा सा बॉडी है, हाँ या ना? होप आई आर अंडरस्टैंडिंग। ये बड़ा सा बॉडी इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ठीक है। इफ एक बहुत से बड़ी बॉडी में मैंने इंसर्ट एक एक्सिस ऑफ रोटेशन कर दिया है, या ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन इमेजिनरी एक्सिस है, तो इस वो एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रहा है, ठीक है। नाउ जस्ट विद द क्लिक ऑफ माई दिस चुटकी, आई हैव कन्वर्टेड दिस होल मास इनटू अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, हाँ या ना? तो इसकी अलग अलग मासेस की रेडियस अलग है, बट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालोगे तो मान लीजिए इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हुआ करती थी। Now I converted, with the help of one click, I have converted this whole mass into a point mass. इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब क्या हो जाएगी? सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पॉइंट मास अबाउट एन सेम एक्सिस विल बी समथिंग लाइक I is mk square and we need to equate I is equal to mk square. This is the whole concept of radius of gyration, and this k is called what? Radius of gyration. This k is called what? Radius of gyration. Radius of gyration. हाँ या ना? चलिए आगे देखते हैं क्या बोर्ड है। सर, I is equal to mk square, बिल्कुल। और दैट implies I is equal to summation of all the masses into r square। सारे masses का r1 r2 r अगर हम निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। Now we equated k is nothing but, अब जब इसको इक्वेट करेंगे तो मेरा यहां से k क्या आ जाएगा बच्चा? रूट अंडर I अपॉन m। k क्या आ जाएगा? रूट अंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सिस्टम। k is equal to रूट अंडर I by m। याद रखना होगा, k is equal to रूट अंडर I by m, या I is equal to mk स्क्वायर से k क्या है? मेरा रेडियस ऑफ जायरेशन है, रेडियस ऑफ जायरेशन है। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं इसको और समझने, तो बोल रहा है रेडियस ऑफ जायरेशन डिपेंड्स अपॉन विच थिंग्स। सो अगर रेडियस ऑफ जायरेशन, हमारा जो फॉर्मूला आया रेडियस ऑफ जायरेशन का क्या आया? k is equal to रूट अंडर I अपॉन m।
रूट अंडर, आप कोई भी फॉर्मूला को अगर आपको याद रखना है, यू नीड टू कीप ऑन राइटिंग दैट फॉर्मूलाज। आप अपने शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूला को लिखते जाइए, जब भी रिवीजन कर रहे हैं, टेक ए पेन, take a piece of paper and keep on writing the formula. Unless until you write the formula by yourself, आपको formula याद नहीं होगा. So you need to keep on writing the formula on the piece of paper. कुछ अच्छे बच्चे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं. अगर एटलीस्ट आपके पास क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का समय नहीं है, उतनी देर आप पढ़ते नहीं हो, तो एटलीस्ट कीप ऑन राइटिंग द फॉर्मूलाज सो दैट यू कैन एटलीस्ट सॉल्व बेसिक क्वेश्चंस ऑफ the test and you can get at least a basic good average marks. So radius of gyration depends upon axis of rotation पे depend करता है and distribution of mass of the body, किस तरह mass distribution है उस पर भी depend करता है. It does not depend directly upon the mass of the body. ये mass distribution पे depend करता है, does not depend total mass of the body. जो सामने आपको value दिख रहा है पूरे mass पे नहीं, mass distribution पे depend करता है. Angular quantities like angular displacement, angular velocity उस सब पे depend नहीं करता, ओमेगा पे depend नहीं करता है, कितना तेज से body घूम रहा है तो उसका moment of inertia या radius of gyration उस चीज पे नहीं depend करता है. Angular quantities पे depend नहीं करता, mass पे नहीं depend करता, depends upon the mass distribution and axis of rotation कौन सा है. हाँ या ना? So this is a very important topic. आगे बढ़ते हैं और क्या दे रहा है? Symmetrical separation. क्या दिया हुआ है? Symmetrical separation. Symmetrical separation क्या बोलता है? ध्यान से देखिएगा. अगर मेरे पास एक डिस्क था जिसकी मास आई एम थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस यूज्ड टू बी आई, ओके, रेडियस ऑफ द डिस्क इज आर, ओके. सो इफ m by 4 part is removed from the disk, what is the left over part? 3 by 4 m. And what is the moment of inertia? 3 by 4 of the I, okay. So remaining mass is 3 by 4. नाउ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा? तो अभी हमने देखा रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला क्या था? रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला k इज इक्वल टू रूट अंडर आई अपॉन एम. यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना क्या हो जाता है? नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर 3 आई अपॉन 4. मास कितना हो जाएगा? 3m अपॉन 4. इफ यू सी सर 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, किस पे डिपेंड? ये क्या आ गया? फिर से ओरिजिनल वैल्यू ही आ गया. सो यू कैन सी सर हमने तो मास निकाल दिया था, येट मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास. मास पहले m था, अब मास कम हो गया, तब तो रेडियस ऑफ जायरेशन सर चेंज हो जाना चाहिए ना, तो नहीं चेंज होता है. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज करता है और मास भी चेंज कर जाता है. तो सर सिंस बोथ ऑफ द क्वांटिटीज आर चेंजिंग, जब if any physical quantity depends upon two things, if on changing one of the things second part also get affected, then in that case majority of the cases आपका वो जो physical quantity है वो हो सकता है दोनों पे ना dependent हो. तो आप ध्यान से देखो k की वैल्यू i by m ही हो गई. तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द प्रीवियस कि किस पे डिपेंड करता है. अगर आप ध्यान देखो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी. हमने देखा मास चेंज करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज कर जाता है. नेक्स्ट क्या कह रहा है? सिमेट्रिकल सेपरेशन. थोड़ा देखते हैं. अगर k मेरा i by m है, मैंने एक और डिस्क लेके डाल दिया m and m, तो इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i हो जाएगा. वी नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ काइंड ऑफ फिजिकल स्केलर क्वांटिटी. वी कैन सिंपली ऐड द टोटल सिस्टम मोमेंट ऑफ इनर्शिया. I total is equal to i1 plus i2, I plus i2i. now my k dash is something like what? tell me sir. I तो 2i हो गया, मास 2m हो गया. अगेन इट केम डाउन टू बी k. सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मास पे डिपेंडेंट नहीं होता है. हाँ या ना? सिमेट्रिकल सेपरेशन. नेक्स्ट अनसिमेट्रिकल सेपरेशन. यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास नाउ अब क्या बोल रहा है कि एक मास है, ध्यान से देखना, मास है. तो अगर ये मास पूरा ऑफ द बॉडी है, इससे एक छोटा सा टुकड़ा मैंने m मास का निकाल दिया, तो मेरा नया मास क्या हो गया? m माइनस m. नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा सर? I माइनस एम आर स्क्वायर. छोटी सी मास की दूरी कितनी थी? मान लेते हैं वो दूरी r थी. आया ना? एम आर स्क्वायर. नाउ नया आपका रेडियस ऑफ जायरेशन क्या हो जाएगा? सो रूट अंडर आई माइनस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल मास में से अगर हम m घटा देंगे तो मेरा नया रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगा. दिस इज अ वे टू फाइंड व्हेन एन अनसिमेट्रिकल मास इज रिमूव्ड
फ्रॉम द सिस्टम। ये फॉर्मूला आई बाई, अगर एम आपको याद है तो अगर मास निकाली जा रही है तो मास से माइनस कर देंगे, अगर मास निकाली गई तो उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा होगा, वो पार्ट भी माइनस कर देंगे तो हमारा नया के डैश आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नाउ क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन ऑफ आवर डे दिस डे। तो फाइंड द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर, एक सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर है ऑफ रेडियस कैपिटल आर अबाउट इट्स टेंजेंट, जिसका आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है। तो स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप इज find the moment of inertia of the system, find the moment of inertia of the system of about the given axis। कभी भी रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है तो दिमाग नहीं लगाना है, आप चुपचाप से फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम एंड सेकंड इक्वेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ नथिंग बट एम के स्क्वायर एंड गेट द वैल्यू ऑफ के, गेट द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकालने जाए, इफ आई सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका क्या हो जाएगा सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर हम लगा ले, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सर हम क्या कर सकते हैं? आई इज इक्वल टू आई सी ओ एम, आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर कर सकते हैं। यस, so my moment of inertia is equal to, what is the moment of inertia of solid sphere about the center of mass? So 2 by 5 m r square plus m d, what is the distance of dr? So m r square. Now if I add them, I need to add them, do not need to subtract them, I just add them. M r square, m r square, so 5 LCM 5 plus 2, 7 by 5 mr square हो जाएगा। Now follow the second step, just equate it with whatever the moment of inertia that you have got, you just equate it with mk square. So I will get 7 by 5 mr square is equal to mk square. So m gets cancelled and k is nothing but root under r root 7 upon 5. This is the value of radius of gyration of this system. So r into root 7 by 5. So this is the step which you need to follow. This is a very important step. Find the moment of inertia of the system and then equate it with mk square. Once you have equated it with mk square, you can get the value of k, and k is nothing but the radius of gyration. तो इस तरीके से हम रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते हैं, बट ये क्वेश्चन टोटल बॉयल डाउन हो जाता है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम निकालने आता है कि नहीं, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकेंड क्वेश्चन, what did you find the radius of gyration of a hollow sphere? Second question, now instead of hollow solid we have hollow, so what is the moment of inertia about this axis I? Sir, I is equal to 2 by 3 mr square plus md square means m into r square. So what it will become? Tell me, 3 plus 2, 5 by 3 mr square. Now this was the first step. Second step is I is equal to mk square. Yes or no? I is equal to mk square. If I will equate I is equal to mk square, what will be the value of k? 5 by 3 mr square is equal to mk square. Yes or no? So m gets cancelled. What is the value of k? K is equal to root under 5 upon 3 times of r. K is equal to root by 5 by 3 by k square, हाँ या ना। सो हम लोगों ने रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल दिया इसका, कोई बहुत, इट वाज ऑल मींस फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम एंड देन सिंपली वी कैन गेट द वैल्यू। ओके, थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इट इज टेलिंग, लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन। नाउ द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर
if the radius of gyration of a solid sphere of radius r is given about a certain axis is r, radius of gyration value दिया हुआ है. So in question k is given as r, radius of the sphere is also given r. Okay, about a certain axis, then calculate the distance of that axis from the center of the sphere. तो आपको ये d निकालना है, basically आपको d find करना है. Okay. Since we know the radius of the gyration, we can find out the moment of inertia of the system about that axis. So what I can write, from radius of gyration अगर मुझे पता है तो moment of inertia पता है उस axis के about. Radius of gyration कितना है? That is r. So therefore moment of inertia about that axis is nothing but mr square. हाँ या ना? Now so you can see that axis is parallel to the axis that is passing through the center of the mass. तो हम उस axis के about moment of inertia of this sphere निकाल सकते हैं. तो moment of inertia about that axis, let that name be y dash. Sir, I about y dash, and this is also about y dash. तो ये ऑलरेडी हमें पता है और हम लोग अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं सर? सर I COM plus md square. This is parallel axis theorem. And we just need to equate theorem. So we just need to equate. ये क्या हो जाएगा सर? I y dash I COM कितना है? Moment of inertia about the center of mass कितना है? तो moment of inertia about center of mass कितना हो जाएगा? We know it is a solid sphere. Yeah. So 2/5 mr square plus m d square. हाँ या ना? So the value of this 2/5 mr square plus md square must be equal to mr square. हाँ या ना? तो यहां से अगर r देखे तो हमारा मास कितना m है? m था, या whatever the mass small m is given, m r square only. So if I equate, I can equate now equating. तो अगर ये जो हमारा moment of inertia about I y dash आया, that must match the moment of inertia given from the radius of gyration. तो सर 2/5 m r square plus m d square must be equal to m r square. क्या हो जाएगा बोलिए बच्चा? m d square is equal to m r square minus 2/5 times of m r square. So 5 minus 2 is 3 m r square upon 5 is equal to m d square. So mass get cancelled, and d is what? D is root under 3/5 times of r. So this is the value of d. So उसकी दूरी कितनी है? Root under 3/5 times of r. हाँ या ना? Now let me give me one or two questions of moment of inertia so that we can find the radius of gyration. The question is like this. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Please everybody try it by pausing it. Suppose we have two rods. We have two rods. This rod is of ML and this rod is also of ML. Yes or no? So we have combination of two rods and we have to find the radius of gyration of the body about this axis. मैंने अभी क्या बोला? हेवी मशीनरीज में क्या होता है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स systems that is revolving around one axis of rotation. तो हमें masses को एक point mass से रेफर करने में ज्यादा आसानी होती है, इसलिए हम लोग radius of gyration निकालते हैं. तो मान लीजिए this is our combination of two rods and I want to find the moment of inertia about this axis so that I can find the moment of radius of gyration. So you need to find radius of gyration. Radius of gyration. Please try it. Pause the video and try it. I am going to do it for you. You can pause and try it by yourself. Then you can match what I'm doing. So we have, I hope you might have tried it. Okay. So there are two rods, mass ml, ml.
Now we have to find the moment of inertia of this system about this axis. So what we will do, sir, ये तो can I give it name 1 and 2? अगर हम लोग इसको नाम 1 and 2 दे दें, then we can find out individually and then we can add the moment of inertia. Individually 1 or 2 का हम लोग निकाल लेंगे and then we can add them up. So for 1, suppose for body number 1, this axis acts as an axis that is perpendicular to the rod and passing through one of the edge. तो ये तो बहुत easy हो जाएगा. Sir, moment of inertia about this cross is nothing but ml square upon 3. ये तो easy है. क्यों? क्योंकि रॉड का एंड के अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर अपॉन 3. सर बीच के अबाउट कितना होता है ml स्क्वायर बाय 2 और एंड के अबाउट कितना होता है ml स्क्वायर बाय 3. सर ये तो परपेंडिकुलर ऐसे था. इट कैन बी लाइक दिस एज वेल. It can be like this as well. तब भी फर्क नहीं पड़ता. It will be ml square by 3 only. Okay. Now 1 number rod तो बहुत आसानी से निकल गया. Sir, for rod number 2, rod 2 थोड़ा दिमाग लगाइए. सर इस रॉड का अबाउट दिस एक्सिस चाहिए. तो रॉड कुछ ऐसा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना. रॉड कुछ ऐसा है और मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए. मुझे चाहिए इस एक्सिस के अबाउट. कैसे करें? सर क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं? वी कैन फाइंड व्हाट. सर यहाँ पे पैरेलल ऐसे निकाल ले और फिर इसकी दूरी निकाल ले यहाँ से डी. डी तो दिया नहीं है, निकाला नहीं जा सकता क्या? तो निकाला जा सकता है. लेट इट बी डी. सर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? देखो, सो वी विल टेक व्हाट. अगर ये डिस्टेंस की बात करें तो कितना है? ये एल है. और ये डिस्टेंस की बात करें तो ये कितना है? एल बाई 2 है. दिस इज एल एंड दिस इज एल बाई 2. और ये एक्सिस बाहर निकल रहा है, ये एक्सिस बाहर निकल रहा है. ये दोनों एक्सिस क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएंगे. अगर ध्यान दोगे, ये दोनों एक्सिस क्या हो जाएंगे? सॉरी, ये दोनों एक्सिस क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे. सो वी कैन फाइंड द what we can find the moment of inertia of about this axis using parallel axis theorem. So first of all find d. D is what? D square is equal to L square plus L by 2 का whole square. So L by 2 ka whole square. So what it becomes? Sir, L square plus L square by 4. That is 5 L square upon 4. Now applying I about this cross is nothing but ICOM plus MD square. चलिए करते हैं. ICOM, moment of inertia of rod about an axis that is passing through the center of mass and perpendicular to the plane is nothing but ml square by 12. ml square by 12 plus m. D का वैल्यू क्या है? Already we have got it 5 ml square by upon 4. 5 L square upon 4. So what it will become? So 12 and 4 LCM is 12. 12 1 ja, so ml square plus 4 3 ja, 15 ml square. It becomes 16 ml square upon 12. That is nothing but 4 by 3. 4 by 3 ml square. So final answer is 4 by 3 ml square. No. आपने रॉड का अलग लाया था, रॉड 2 का, रॉड 1 का अलग लाया था, रॉड 2 का फाइनली हम लोग को आया है. Therefore, the total moment of inertia of the system कितना हो जाएगा? सर, I total is nothing but I of rod 1 about that axis plus I of rod 2 about that axis. So what it becomes? Tell me, sir. ml square upon 3 plus जो फाइनली हमारा आया है ml square by 3 plus m, how much? 4 by 3 ml square. 4 by 3 ml square. So what it becomes? So 3 4 plus 1 5 ml square upon 3. और क्या हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बोला गया था? नो, हमें रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने बोला गया था. सो व्हाट इट विल बिकम? टेल मी. सो रेडियस ऑफ जायरेशन इज नथिंग बट mk square is equal to 5 by 3 ml square. So what is the value of k? K is nothing but root under 5 by 3 times of L. 5 by 3 times of L. हाँ या ना? So it was very important question जिसमें हमने rod 1 का निकाला, rod 2 का निकाला about that axis और कितने अच्छे तरीके से ये L by 2, then we can find the parallel distance between axis coming out of this plane like this and
we have chosen the axis which is passing to the center of mass and coming out of the rod 2 like this. So we found out the perpendicular distance or the exact distance between them as d, and once we have got the d, we have calculated the value of ix. तो हमने ix निकाल लिया above of rod 2, and now for total moment of inertia we added the two system for the two rod 1 and rod 2, and then we have got the total moment of inertia, and then we equated it with mk square, nothing else. तो ये पूरा मेन चीज है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आना चाहिए. वंस वी हैव फाउंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन वी कैन इक्वेट इट विद mk स्क्वायर. चलिए एक और क्वेश्चन में देता हूं, एक और क्वेश्चन में देता हूं. इट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. मान लीजिए मेरा एक रिंग, दिस इज माय रिंग ऑफ m comma r, and another ring is like this. So if you can imagine, so one ring is like this and another ring is like this. One ring is like in front of you, another ring is running parallel, means perpendicular to you. So its area vector is like this, and for this ring the area vector is towards you. So you have to find the moment of inertia of this system about an axis, this one. Okay, so you have to find the moment of inertia of the system about an axis that is perpendicular to the plane of the board. Okay, and what is the dimension of the second ring? It is also m comma r. Now think about it. सर एक तुम्हारे सामने ऐसे है रिंग और एक तुम्हारे सामने ऐसे है रिंग, एंड आपको आपके तरफ के एक्सिस के अबाउट निकालना है. आई होप यू माइट बी गेटिंग इट. वेरी गुड क्वेश्चन. तो अगेन ये टू रिंग्स का कॉन्सेप्ट है. तो टू रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना अबाउट वन एक्सिस, तो पहला हम लोग इस बॉडी का निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट, फिर इस बॉडी का निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट, एंड देन वी विल ऐड इट अप. तो फाइंड रेडियस ऑफ जायरेशन. रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना इज नथिंग बट फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फाइंड रेडियस ऑफ जायरेशन. रेडियस ऑफ जायरेशन. Radius of gyration. Find radius of gyration of the system. Please pause the video and try it by yourself. I am going to tell you because ये question अच्छा है, आपका thinking ability को improve करेगा. Once you will solve this kind of questions, तो आपको moment of inertia क्यूबिज्म मींस क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी. जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे उसको देख के आप डरिएगा नहीं. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. आप गलती करो, जरूरी नहीं आंसर लाना, इंपॉर्टेंट है करना, सीखना. आप कुछ करो ताकि जब मैं करूं तो आपको सीखने का मजा मिले. अदरवाइज डायरेक्ट सॉल्यूशन देखोगे कुछ मजा नहीं आएगा. ट्राई टू थिंक एंड देन ट्राई टू डू द मिस्टेक्स एंड देन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स. तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया, हम लोग इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे. आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. आई होप यू हैव ऑलरेडी ट्राइड इट. ओके, नाउ सी, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका नाम 1 दे दूंगा, इसका नाम 2 दे दूंगा. हाँ या ना? अगर मुझे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल सिस्टम चाहिए, आई टोटल, आई नीड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी 2 फॉर रिंग 1. अगर मैं रिंग 1 की बात करूं, रिंग 1 की बात करूं, तो बेसिकली एक रिंग है, एक रिंग है, और रिंग में आपको किस एक्सिस के अबाउट चाहिए? इस एक्सिस के अबाउट चाहिए. तो आई कैन यूज व्हाट कॉन्सेप्ट? आई कैन यूज व्हाट? सर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? सर एक एक्सिस जो यहां से पास कर रहा है, तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लेते हैं. आई अबाउट दिस एक्स इज नथिंग सर, आई COM प्लस MD स्क्वायर. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ MD? सर D का डिस्टेंस वही होगा, R होगा. एंड दिस इज व्हाट? सेंटर ऑफ मास. तो ये बहुत आसानी से निकल रहा है सर. रिंग नंबर 1, सर आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिंग का क्या होता है? MR स्क्वायर प्लस सर व्हाट इज द डिस्टेंस DR? सो इट विल बिकम R स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 2MR स्क्वायर. वाओ, पहला वाला रिंग का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. नाउ द प्रॉब्लम इज विद द रिंग 2. फॉर रिंग 2,
रिंग 2 के लिए थोड़ा आप ध्यान से देखो, रिंग आपका ऐसे है, रिंग ऐसे है, रिंग का एरिया वेक्टर मींस इन द बोर्ड नेगेटिव आई डायरेक्शन की तरफ है, एंड आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो ऊपर है, so it is coming out of the plane, it is coming out of the plane. So can we imagine one axis that is means crossing the ring, so it will be something like a diameter होगा जो उसको क्रॉस कर रहा होगा into the plane. If you can, if you are getting it, just tell me sir, ऐसा एक्सिस जो रिंग को डायमीटर के तरह बीच से काट रहा है and it is going into the plane. तो अगर आप ध्यान दो, it is like something, वो एक्सिस जो होगा वो इसके इसके एक्सिस अगर ऐसे बनाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। अगर यहां से देखें, अंदर जा रहा है बट इट इज, अब बस आई एम जस्ट शोइंग इट विद इन क्रॉस, इसके अंदर जा रहा है पासिंग थ्रू द डायामीटर। तो सर डायामीटर है ये एक्सिस, एक्सिस पासिंग थ्रू एक्सिस एक्टिंग एज डायामीटर, एक्टिंग एज डायामीटर एंड इन द प्लेन ऑफ द प्लेन, वो क्रॉस से दिख रहा है मुझे प्लेन में। नाउ सर अगर हम यूज करते हैं सर अगेन आई अबाउट x इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर। नाउ यहाँ पे d आपको सोचना पड़ेगा, d सोचना पड़ेगा। तो इफ यू कैन थिंक d फिगर में, सर एक x यहां से अगर मैं d सोचूं, अगर मेरा रिंग ऐसे है एंड दिस इज द एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू द डायामीटर थ्रू द सेंटर, एंड मेरा r प्लस r प्लस r, ये r है प्लस ये r है प्लस ये r है। Sir, how much what is the distance between the axis like this and the axis like this? Sir, 3r if you can see. So this was the only concept which you need to think. अगर आपने ये सोच लिया यानी आपने क्वेश्चन को सोच लिया, तो आप Ix is equal to क्या हो जाएगा बच्चा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस say about the center of mass which is passing through the center but it is acting as a diameter, it becomes how much sir, m r square by 2। ये इंपॉर्टेंट था, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में किया हुआ है, मींस वी हैव डन ऑलरेडी दिस वन, हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हिच इज एक्टिंग एज अ डायामीटर। सो नाउ एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस व्हाट इज m इनटू 3r का होल स्क्वायर, हाउ मच 3r का होल स्क्वायर। सो व्हाट डज इट बिकम सर, Ix इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2 प्लस m इनटू 9r स्क्वायर। So 9 2 ja 18 plus 1, 19 mr square by 2. Therefore, I total is how much? I1 कितना आया था 2 mr square, 2 mr square plus 19 by 2 mr square. What it becomes? 2 2 ja 4, 23 mr square upon 2. 23 mr square by 2. So if I need to find out for radius of gyration, for radius of gyration, what will be the k value? So m k square is nothing but what, और डायरेक्टली यू कैन डू सर k, चलो अभी तक हम लोग m k स्क्वायर से ही कर रहे हैं, m k स्क्वायर इज इक्वल टू 23 mr स्क्वायर बाय 2, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो k इज नथिंग बट रूट अंडर 23 बाय 2 r, हाँ है ना, रूट अंडर 23 by 2 times of r. So it was a good question of understanding the 3D concept. सर ये एक्सिस बाहर आ रहा है तो ये एक्सिस डायमीटर से के अलोंग बाहर आ रहा होगा, हाँ या ना। And the distance between the axis passing as a diameter in the through the center of mass and the axis about which we have to find the moment of inertia was 3r. That was also very crucial for this question. सर वो कितना था, r plus r plus r 3r था, तो 3r का स्क्वायर हो जाएगा 9r स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके नाउ द मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। नया क्वेश्चन ही हमारा, नया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है, एंड टॉपिक नेम इज व्हाट,
topic name is very important, moment of force, that is called torque. Moment of force is called torque. Torque is nothing but the turning effect of force. सर ऐसा फोर्स जो बॉडी को आगे बढ़ा दे, that is force. but ऐसा फोर्स जो बॉडी को घुमा दे, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं बॉडी घूमने लग जाए, that force becomes torque. मैं अगर कोई फोर्स बॉडी पे लगा रहा हूं और बॉडी रोटेट करना स्टार्ट कर जाए, सर कैसे रोटेट करेगा? दो रीजन है, या तो अगर वो बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट पाइवट है, उसमें नेल लगा हुआ है, नेल किया हुआ है, वो किसी पॉइंट को अबाउट पाइवटेड है, तो अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो हर फोर्स घुमा नहीं सकता है। बट कुछ फोर्स ऐसे होंगे, अब वही सीखना है कि कौन सा ऐसे फोर्स है, किस डायरेक्शन में लगा है, किस एंगल में लगा है, जो बॉडी को घुमा सकता है। कोई कोई फोर्स हम लगाएंगे भी तो बॉडी को घुमा नहीं पाएगा। सो आप देखे हैं कभी कभी दरवाजा आप खोलते हैं तो हैंडल को पकड़ के आप खींचते हैं तो बॉडी घूमता है, बट आप दरवाजा के सामने पैरेलल खड़ा होकर दरवाजा को ढकेलिए, दरवाजा मूव नहीं करेगा। तो कुछ फोर्सेस बॉडी को रोटेट करा सकते हैं, कुछ फोर्सेस बॉडी को रोटेट नहीं करा सकते हैं। तो जो फोर्स बॉडी को रोटेट कराने लग जाए, दैट फोर्स बिकम्स टॉर्क, नथिंग एल्स। एंड उसी को कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट मतलब ऐसा फोर्स जो मोमेंट क्रिएट कर दे, मोमेंट मतलब घुमाव लेके आ जाए। तो इट इज ए फिजिकल एजेंसी, क्या बोलता है चलिए देखते हैं। इट इज ए फिजिकल एजेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्टेट, change in state of rotation. Torque is essential for producing turning or toppling phenomena. Turning effect और टॉपलिंग फेनोमेनन कौन प्रोड्यूस करता है? मैंने अभी बोला सर, टॉर्क जो है वो टर्निंग इफेक्ट लाता है, या टॉपलिंग, टॉपलिंग मतलब पलट जाना, गाड़ी का रोड पर घूम रहा पलटी मार देना, दैट इज ड्यू टू टॉर्क ओनली। टॉर्क के चलते ही गाड़ी पलटती है या कोई भी ऑब्जेक्ट पलट जाता है, पलटना मतलब टॉपलिंग इफेक्ट। तो सर टॉर्क इज व्हाट? टॉर्क इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच ब्रिंग्स व्हाट? रोटेशन इन द बॉडी। ऐसा फोर्स जो बॉडी में रोटेशन या टॉपलिंग इफेक्ट पैदा कर दे, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। तो क्या दिया हुआ है चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये बॉडी है, ये बॉडी अगर इस पॉइंट ओ के अबाउट हम ध्यान दें तो मेरा इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, एंड फोर्स अगर आप देखोगे तो फोर्स को अगर प्रोलॉन्ग करे तो इस लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट बॉडी फोर्स लगा रहा है। मेरा ये फोर्स है, ये फोर्स था। अगर इस फोर्स को मैं प्रोलॉन्ग कर दूं, मैं थोड़ा बढ़ा दूं, तो मेरे को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मिल जाएगा। लाइन आपको अगर दिख रहा होगा, दिस इज नथिंग बट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट देखूं कि ये पॉइंट अबाउट बॉडी पाइवटेड है, तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर? ये 90 डिग्री वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ये दूरी r दिया हुआ है और ये दूरी मुझे निकालना है, तो अगर मैं उसको d मान लूं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप बता सकते हैं कि ये r के तुलना में क्या हो जाएगा? ये d। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज नथिंग, अगर ये थीटा है, this r is the distance of the force from the pivot point, but we want perpendicular distance। तो जो line of action को मैंने बढ़ा दिया और उस पर एक perpendicular खींच दिया। I want d, क्योंकि टॉर्क को मैं बता रहा हूं क्या डिफाइन किया गया है। टॉर्क को दो तरीके से डिफाइन किया गया। टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r क्रॉस d होता है, r क्रॉस f होता है, r cross f होता है टॉर्क। सी टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। व्हाट इज r? इज द डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पाइवट पॉइंट। सर कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर की नॉर्मल? नॉर्मल डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस नहीं, जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा खोलूं तो ये हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। ये तो पहला डेफिनेशन है, दिस इज पहला। बट हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस के टर्म में काम करना चाहते हैं, तो टॉर्क को ये भी कहा गया, टॉर्क इज इक्वल टू perpendicular distance into force। d is what? d is perpendicular distance of force or line of force, line of action of force from the pivot point। तो d को क्या बोला जाता है? perpendicular distance। यहां पे मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? df। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, क्यों आप ऐसा बोलो सर? क्योंकि अगर साइन थीटा आप ध्यान दोगे तो व्हाट इज साइन थीटा? हियर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज d बाई r। सो d की वैल्यू क्या हो जाती है? r इंटू साइन थीटा। अगर आप इस चीज को यहाँ पे डालोगे तो टॉर्क क्या आ जाएगा? r इंटू साइन थीटा को हम लोग d लिख सकते हैं, d इंटू f।
सो दो तरीके से भी टॉर्क को डिफाइन किया गया है। एक, अगर आपको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है तो मेरा काम हो गया। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता, देन नो, कोई आम नॉर्मल डिस्टेंस भी पता है, देन वी नीड टू फाइंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल डिस्टेंस एंड द फोर्स। नॉर्मल डिस्टेंस इज लाइक दिस, सो इट विल बी लाइक दिस। अगर मैं इसके वेक्टर को देखूं तो वेक्टर लाइक दिस एंड फोर्स वेक्टर इज लाइक दिस, सो इफ एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड द रेडियस वेक्टर इज theta only, so rf sin theta. So what is moment of force? Moment of force is called torque, and it is nothing but r cross f. What is r? R is the distance of the line of action of force from the pivot point. Pivot point से, इस point से about अगर हम force लगा रहे हैं तो वो body को घुमाना चाहेगा, where force is f applied, f is force applied, and r is nothing but the position vector of the point of application of force about which the body, about which we want to determine the torque. जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालना चाहते हैं, याद रखना टॉर्क किसी पाइवट पॉइंट के अबाउट ही होगा। हो सकता है बॉडी में पाइवट पॉइंट दिया हो, या वी हैव टू चूज द पाइवट पॉइंट। तो समटाइम्स द पाइवट पॉइंट इज गिवन और समटाइम्स वी हैव टू चूज द पाइवट पॉइंट। कभी कभी क्या होता है, इंपॉर्टेंट नोट है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर व्हाट इज दिस पाइवट पॉइंट? समटाइम्स pivot point is given, pivot point is given, and sometimes we need to assume the pivot point. Sometimes we need to assume the pivot point about which torque will become calculated. Assume the pivot point about which pivot point about which torque will be calculated, about which torque will be calculated, जिसके अबाउट हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। हाँ या ना? तो आपको बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, ज्यादा समझ में कब आएगा? जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी चीजों को बस सुनो, समझो। हो सकता है कि अभी 100% नहीं समझ में आ रहा, सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। पहले चीजों को बस सुनना सीखो, देन जब क्वेश्चंस करते हैं तब आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट का, अच्छा ये कहना चाह रहे थे आप, तो देन यू विल come to know कि क्या actually meaning convey किया जा रहा है. That's why numericals are there. Unless until you solve the numericals, unless until you see how the numerical is solved, आपको concept 100% नहीं आ सकता. चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay, so it's an axial vector. Axial vector, its direction is always perpendicular to the plane containing the R and F. So what is axial vector? Torque is also an axial vector. Torque R cross F है, तो R cross F it will give you, it can be only find out by right hand curl rule. So उससे अगर हम निकालेंगे तो R vector cross F vector, it will give you a direction. The direction of the thumb will give the direction of the torque, and it is always perpendicular to the plane of R and F. Always perpendicular to the plane of R and F. Its direction is determined by right hand thumb rule या right hand curl rule. Okay. Positive sign of to the torques acting to a body. अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, देन वी कैन टेक द टॉर्क एज पॉजिटिव. इफ द बॉडी इज रोटेटिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन वी कैन टेक द टॉर्क एज नेगेटिव. तो अगर मैं देखूं यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा है, ये मेरा पाइवट पॉइंट है, तो आर वेक्टर मेरा देख रहे हो नीचे की तरफ है, तो सर आर क्रॉस एफ मैं नीचे की तरफ करके फिर एफ की तरफ मोड़ रहा हूं, बाहर की तरफ आ रहा है. सो बाहर की तरफ आ रहा है, वी कैन टेक इट एज पॉजिटिव. अगर मैं फोर्स लगाऊं भी तो ये बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा. मान लो मेरा ये बॉडी था और मैं फोर्स ऐसे खींच रहा हूं, तो ये ऐसे रोटेट करना चाहेगा. नाउ अगर मेरा बॉडी इस पाइवट पॉइंट के अबाउट मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, तो ये बॉडी ऐसे रोटेट होना चाहेगा, दैट इज क्लॉकवाइज. आप देखो सर आर वेक्टर मेरा नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, नीचे मतलब नीचे की तरफ, आई कैन शो नीचे की तरफ, एंड कर्ल इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट इज गोइंग इनवर्ड. हाँ या ना? R is नीचे, curl it in the direction of force, the direction of torque is inwards. Torque का direction is, torque टर्निंग इफेक्ट बता रहा है, टर्न किधर हो रहा है, तो टर्न अंदर की तरफ होते जाएगा. हालांकि ये बॉडी घूम रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बट इफेक्ट अंदर की तरफ आता है. यू कैन यूज इट, अंडरस्टैंड इट इन अ प्रिंसिपल. लाइक अगर आपने स्क्रू ड्राइवर यूज किया है, तो स्क्रू ड्राइवर लेते हो आप एंड यू टर्न इट क्लॉकवाइज, आप स्क्रू ड्राइवर को क्लॉकवाइज टर्न करो, नेल विल गो इनवर्ड्स.
सर क्लॉकवाइज करने पे इनवर्ड्स, यस, दैट इज व्हाई दिस थिंग्स वेर इंट्रोड्यूस। आप नेल को घुमा रहे हो क्लॉकवाइज है, नेल अंदर जाते जा रहा है, नेल को घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज है, नेल बाहर आते जाएगा। सो दिस इज द कॉमन phenomenon which you can see in your daily life to understand this concept. सर बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, डायरेक्शन अंदर क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि जब क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो बॉडी अंदर ही जाता है। So for this understandings of physics only, this concept was introduced of torque and cross product. क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया था कि कभी कुछ कुछ फिनोमेनन में देखा गया कि बॉडी को घुमाया जा रहा है क्लॉकवाइज और इफेक्ट आ रहा है अंदर की तरफ। देन हाउ कुड वी फाइंड इट? देन वी यूज्ड आवर राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन, और उसी के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का इजाद भी हुआ। टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को क्या कहते हैं सर? मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क का नाम मोमेंट ऑफ फोर्स भी है, क्यों? टर्निंग इफेक्ट पैदा करता है इसीलिए। चलिए आगे बढ़े। नाउ मिनिमम एंड मैक्सिमम टॉर्क, तो सर ये तो मैथमेटिकल फंक्शन से आराम से पता चल रहा है। सर टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम डिपेंड करेगा थीटा का वैल्यू क्या है, डिपेंड करेगा सर थीटा का वैल्यू क्या है। साइन थीटा का वैल्यू साइन थीटा के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर थीटा साइन थीटा इज मैक्सिमम देन टॉर्क इज मैक्सिमम, एंड साइन थीटा इज मिनिमम देन टॉर्क इज मिनिमम। तो सर साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? सर साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पे होता है। तो 90 डिग्री पे टॉर्क, अगर आपका फोर्स और आर वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है, टॉर्क मैक्सिमम आएगा। दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। अगर आपका फोर्स एंड आर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, देन आपका टॉर्क 0 हो जाएगा। टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, आप अगर अपने दरवाजा को, अगर ये आपका दरवाजा के ही तरफ फोर्स लगा रहे हो तो रेडियस वेक्टर बाहर की तरफ एंड फोर्स आपका अंदर की तरफ, तो एंगल उनके बीच में 180 बनेगा, तो आपका टॉर्क 0 होता है, इसीलिए दरवाजा रोटेट नहीं होगा। दरवाजा ऐसे निकला हुआ मान लीजिए, आप ऐसे थोड़ी ढकेलते हैं, आप या तो ऐसे खींचते हैं या आप जाके ऐसे खींचते हैं। आप जब फोर्स लगाएंगे एंड दैट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर जाए, वी विल अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट इन द कमिंग स्लाइड्स। तो यूनिट ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा सर? टॉर्क का यूनिट क्या हो जाएगा सर? आर इंटू एफ। देन व्हाट इज आर? इज मीटर एंड न्यूटन, न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे हम न्यूटन मीटर बोल सकते हैं। सर व्हाट इज द टॉर्क का डायमेंशन? यू शुड रिमेंबर द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बोलिए सर? mlt-2। If I can remember the dimension of force, I can find out the dimension of any physical quantity using force. So torque, many physical quantity, not any. So torque is equal to, you have to multiply it by radius. Radius is length. So it will become what? M L to the power 2 T minus 2. So its dimension is pretty much similar like what? Work. Work में भी तो सर न्यूटन इंटू मीटर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क और टॉर्क से नो, two physical quantities, two different physical quantities can have the same dimension. Okay, so unit of torque क्या होता है? जूल, because joule is also specifically for work or energy. Wow, unit of torque is Newton meter, cannot be written as joule, cannot be written because joule is specifically for work or energy. तो यहाँ पे आपको यूनिट दिख रहा है न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को आसानी से सीधे जूल मत बोल दीजिएगा। जूल हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? वर्क और एनर्जी के लिए। हमेशा 2 यूनिट जरूरी भी नहीं, 2 यूनिट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का ऐसा यूनिट भी सेम हो सकता है। ओके, नाउ कैन वी मूव अहेड? यस। सो नाउ कपल ऑफ फोर्स। कपल ऑफ फोर्स आपने यूज किया होगा, अगर आपने 9th 10th आईसीएसई से पढ़ा तो आपने सुना होगा कपल ऑफ फोर्स। कपल मतलब वो पेयर नहीं, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड का। यहाँ पे फिजिक्स में अगर आप देखोगे कपल ऑफ फोर्स मतलब सर व्हेन वी अप्लाई टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दैट आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक बाहर की तरफ तो एक इधर की तरफ, विच हैज सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, जिसका एक कॉमन लाइन ऑफ एक्शन है। ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहाँ देखो तो एक कॉमन लाइन है, इस पे 2 फोर्स लग रहा है, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। हालांकि इसका हम लोग कौन सा फोर्स लेते हैं? तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेते हैं। ये इधर परपेंडिकुलर, ये इधर परपेंडिकुलर। इस फोर्स का कंपोनेंट इधर कुछ आएगा और इस फोर्स का कंपोनेंट इधर कुछ जाएगा। तो 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दैट आर एक्टिंग when 2 force of equal magnitude act on different points, अलग अलग पॉइंट्स पे लग रहे हैं,
in opposite direction with distinct line of action of force, these forces form a couple. सर इनका line of action तो ये है, इसका line of action ये है, इन दोनों के बीच में एक perpendicular distance आपको दिख रहा है b, हाँ या ना? तो सर ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, इट विल ब्रिंग व्हाट, इट इज कॉल्ड कपल एंड इट विल ब्रिंग रोटेशन इन द बॉडी. ये क्या लाएगा, रोटेशन लाएगा. आप अगर एक मींस टैप को जब खोलते हो तो अपनी एक उंगली से फोर्स इधर की तरफ लगाते हो और दूसरा उंगली से फोर्स इधर की तरफ लगाते हो. यू कैन इमेजिन नॉट द राउंड वन बट द अर्लियर टैप्स, जो पहले के टैप्स आते थे, नल आता था, नल पे ऊपर में जो एक खोलने वाला जो स्ट्रिप रहता था, उस पर हम लोग फोर्स जो लगाते थे वो कपल ही लगाते थे. आप ध्यान दोगे तो एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर की तरफ लगाते थे और वो नल खुलता था. हालांकि अब तो बेसिन्स में वो राउंड शेप नल आने लगे हैं, बट इफ यू कैन सी समवेयर इन द विलेज और अगर आप गांव वगैरह में जाओगे तो अभी भी वो पुराने टैप्स आपको दिखते हैं जहां पे आप कपल लगाते हो. तो कपल ऑल्सो ब्रिंग्स व्हाट, मीन्स टर्निंग इफेक्ट लाता है. तो टू इक्वल फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, एक्ट ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, ये अलग अलग पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं या हम अलग अलग पॉइंट्स पे, एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, एक उधर तो एक इधर. ओके, विथ डिस्टिंक्ट लाइन ऑफ एक्शन. सर इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है. दिस फोर्स फॉर्म्स अ कपल, देन दिस फोर्स फॉर्म अ कपल. ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ कपल मींस टॉर्क ऑफ कपल. तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाले लाइन के बारे में सोचूं तो वो कितना हो जाएगा बच्चा, बोलिए. सर अगर ये ध्यान दूं तो सर मैं इसको एक पॉइंट चूज कर लीजिए, उस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिख दीजिए. तो सर इस फोर्स का टॉर्क कितना हो जाएगा, ये 1 नंबर मान लीजिए, ये 2 नंबर मान लीजिए. आई विल टेल यू हाउ टू राइट द टॉर्क. अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक से, कपल ऑफ फोर्सेस के लिए टॉर्क लिखना. तो सर अगर इस पॉइंट को मैं पाइवट मान लूं तो यहीं से फोर्स पास हो रहा है, दिस फोर्स इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ओनली. तो सर फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट पॉइंट 0 हो जाएगा. ये फोर्स 1 into 0 प्लस सर इस वाले फोर्स का क्या हो जाएगा, सर फोर्स इनटू इस लाइन ऑफ डायरेक्शन वाले का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस b दिया हुआ है. सर फोर्स इनटू b दैट इज इक्वल टू नेट मोमेंट ऑफ कपल. मोमेंट ऑफ कपल क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ कपल यही हो जाएगा. बेसिकली आपको टॉर्क लिखना था दोनों फोर्सेस का, एक का तो 0 हो गया, दूसरे का F इंटू बी, तो टोटल कितना आ जाएगा सर F इंटू बी, और वही दिया हुआ आपको F इंटू बी. या FR साइन थीटा भी यूज कर सकते थे. तो क्या FR साइन थीटा और FB बराबर हो जाएगा, नथिंग एल्स. अगर आप ये पॉइंट चूज करते तो ये पॉइंट से आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आती, दैट इज R साइन थीटा. तो ये चीजें हम सीखेंगे, अभी टॉर्क लिखना बहुत सारे क्वेश्चन में सीखेंगे, आप वरी मत करिए. आपको ये मैं बहुत सारे फोर्सेस, बहुत सारे क्वेश्चंस में सिखाऊंगा कैसे टॉर्क लेना है, किस पॉइंट को आप पाइवट पॉइंट चूज कर सकते हैं. अभी मैंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था, क्या, जब पाइवट पॉइंट दिया रहे देन इट इज वेरी गुड, इफ नॉट गिवन यू हैव टू चूज वन पाइवट पॉइंट अबाउट विच यू विल राइट द टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस. सर फोर्सेस का टॉर्क लिखा जाता है, बिल्कुल सारे फोर्सेस का टॉर्क लिखते हैं हम लोग, जरूरी नहीं है सारा फोर्स टॉर्क बन सके. कुछ कुछ फोर्स जो है, अगर ये पॉइंट मेरा पाइवट पॉइंट है तो सिंस फोर्स इज पासिंग थ्रू दिस पाइवट पॉइंट इट कैन नॉट बिकम टॉर्क. वो हम लोग देखेंगे अभी. Now different forces are applied. See the question has come. I was telling you. पहला क्वेश्चन आ गया आपका. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, different forces are applied on a pivot point. Okay, pivot point पे different force लग रहा है shown in the figure. Which of the following forces will produce the torque? इसमें से कौन कौन सा force torque produce कर सकता है. तो अगर आप यहाँ देखोगे ये मेरा pivot point है, ये फोर्स 1 तो उसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस लाइन से, उस पॉइंट से 0. सो फोर्स 1 तो नहीं कर पाएगा. सो फोर्स 1 विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस. क्यों, क्योंकि वो उसी पाइवट पॉइंट से ही पास कर रहा है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0. नाउ F3, यस सर F3 अगर मैं देखूं, F3 का कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा D1. तो सर F3 विल प्रोड्यूस द टॉर्क. F2, यस F2 का अगर लाइन ऑफ एक्शन देखो तो ये कुछ D2 डिस्टेंस बना रहा है. यस F2 विल ऑल्सो प्रोड्यूस द टॉर्क. सर F4, यस अगेन सम डिस्टेंस D4. F4, यस
F5 जूम करके फिर ये पाइवट पॉइंट से पास कर रहा है। तो ऐसा फोर्स जो पाइवट पॉइंट से ही पास कर जाए उसका तो टॉर्क नहीं ही होगा। तो टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चा F5 का? 0। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, हालांकि सर फोर्स तो यहां लग रहा है, तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों नहीं ले रहे? नहीं, फोर्स का डायरेक्शन का लाइन ऑफ एक्शन अगर पाइवट पॉइंट से पास कर जाए, इफ द force line if line of action of force, if line of action of force, line of action of force passes through the axis of rotation, through the axis of rotation, it cannot produce torque. Axis of rotation, it cannot produce torque. It cannot produce torque. It can't produce torque. वो टॉर्क पैदा नहीं कर सकता है। वो टॉर्क, इट कांट प्रोड्यूस टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट नहीं ला सकता, मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं बना सकता। हाँ या ना? तो यहां पे देखो लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से ही पास कर रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? एयरप्लेन पासिंग थ्रू द लाइक दिस, उससे पास कर रहा है वो। इट कैन नॉट ब्रिंग मोमेंट ऑफ फोर्स। हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सी सेकेंड क्वेश्चन, इसको देखते हैं, ध्यान देते हैं। The body shown in the figure is pivoted about point OK. It is pivoted about point O, and the two forces are acting. Two forces act on it as shown in the figure. Okay. Find the expression for the net torque of the body about the pivot. तो net torque में आपको ये देखना पड़ेगा, अगर clockwise है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉकवाइज है तो एक डायरेक्शन लेना होगा, एंटी क्लॉकवाइज को आप क्या लेना? पॉजिटिव, जो हम लोग शुरू से सेंस ऑफ लेते आ रहे हैं। क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। थोड़ा देखते हैं। टाउ नेट, टाउ, टॉर्क को हम लोग किससे निकालते हैं? टॉर्क से टॉर्क को टाउ से दिखाते हैं। अगर आप ध्यान दोगे, टॉर्क को किससे दिखाते हैं? टॉर्क को किससे दिखाते हैं? टॉर्क को हम लोग टाउ से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? टाउ से। किससे दिखाते हैं? टाउ से। ओके, सो नाउ सी टाउ नेट। टाउ नेट क्या हो जाएगा बच्चा? टाउ नेट अगर देखेंगे तो सबसे पहले एक पाइवट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो पाइवट पॉइंट दिया हुआ है, ओ है हमारा। पाइवट पॉइंट इज ओ। नाउ टाउ मीन्स टाउ ऑफ फोर्स 1, टाउ ऑफ फोर्स 2, टाउ ऑफ फोर्स 1। सर आर किधर है? आर ऐसे है, आर क्रॉस एफ, ये किस तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाहर की तरफ पॉजिटिव या एंटी क्लॉकवाइज। आर क्रॉस एफ, जिस तरफ कर्ल हो रहा है उस तरफ ही एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान दोगे, आर और कर्ल टुवर्ड्स एफ, देन इट इज कमिंग आउटवर्ड। आउटवर्ड को आप पॉजिटिव मान सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। ये सेंस ऑफ रोटेशन, इसका देखो एंगल, आर से एफ की तरफ मुड़ना मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सो आर कितना? आर F1 sin theta 1, हमें एंगल दिया हुआ है। राइट नाउ वी कैन नॉट फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंगल दिया हुआ है। प्लस ये किधर है? पॉजिटिव मान लिया। प्लस सर आर किधर है? आर ऐसे है, एंड आर के कर्लिंग, कर्लिंग इज द डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस R2 F2 sin थीटा 2। यही मेरा नेट R1 F1 sin theta minus plus of minus of this one. So net will become R1 F1 sin theta 1 minus R2 F2 sin theta 2. आया ना? This is the net torque of this question. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या कर रहा है? एक रॉड अपने पास, रॉड का ए बी सी पॉइंट है, रॉड पे एक फोर्स 60 न्यूटन लग रहा है, जिसकी दूरी 2 मीटर है, 1 मीटर है फ्रॉम द एंड। फाइंड द टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। पहला क्या है? पहला क्या है अपना? टॉर्क अबाउट पॉइंट ए के अबाउट। तो सर टॉर्क अबाउट ए अगर यहाँ पे पाइवट कर दें, एक बार पाइवट यहाँ करना है,
तो सर फोर्स मेरा ऐसे लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इट? सर ऐसा और ऐसा, तो एंगल उनके बीच में 90 डिग्री है। सो 60 r इंटू एफ साइन थीटा, r इंटू एफ इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनना, तो वो परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस है। तो सर वो 60 r कितना अपने पास, 2 इंटू 60 इंटू साइन 90, so it becomes 120. But what is the direction? That r cross f, it is inward, then it is inward. क्रॉस मतलब क्या, इनवर्ड की तरफ, क्रॉस मतलब इनवर्ड, इनवर्ड या किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज। इनवर्ड भी बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। दूसरा टॉर्क अबाउट पॉइंट बी। सर बी के अबाउट, सर बी मतलब इसी पॉइंट के अबाउट, सर तो उसी पॉइंट से ही फोर्स पास कर रहा है। सर आर एफ साइन थीटा में सर ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू 60 इंटू वट एवर साइन 0 डिग्री, तो इट इज ऑलरेडी, सर आर भी ऐसे ही हो जाएगा, एफ भी ऐसे हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। सर अपना फोर्स उसी पॉइंट से ही पास कर रहा है, देन अगेन टॉर्क 0। टॉर्क अबाउट पॉइंट सी, अगर मैं इसके अबाउट निकालूं तो मेरा आर ऐसे होगा, आर ऐसा होगा, यहां से ऐसे कनेक्ट हो रहा है, एंड इट इज कर्लिंग इन दिस डायरेक्शन, सो बाहर की तरफ, दैट इज आर एफ साइन थीटा। यहाँ पे आर कितना है, 1 इंटू 60 इंटू साइन 90, एंड इट इज ब्रिंगिंग व्हाट, 60 आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स और एंटी क्लॉकवाइज। सर एक ही फोर्स मेरा क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज, यस, डिपेंड्स कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, पाइवट पॉइंट क्या है। अगर पाइवट पॉइंट चेंज कर रहा है तो उसको घुमाने का सेंस चेंज कर जाएगा। सो डिपेंड करता है, रॉड बीच में पाइवटेड है या यहाँ पाइवटेड है या यहाँ पाइवटेड है। अगर डिफरेंट पॉइंट्स पे पाइवटेड होगा, वही फोर्स बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है, क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑफ रोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेंस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट, ओके, फाइंड द नेट टॉर्क। सर हमारा फोर्स ऐसे लग रहा है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है उस पे। ओके, सो मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है, ऑफ इसका ये ऐसे है और इसका ये ऐसे है। तो मान लो इसको फोर्स नंबर 1 दे देते हैं और इसको 2, वाओ वी हैव 3 फोर्सेस, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, एंड ओ के अबाउट लिख रहे हैं। सो टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच? सर आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा, और the d into f. The perpendicular distance of this line of action of force is how much? 4 into 10, that is nothing equal to 40. और किस पॉइंट के अबाउट? सर तो r ऐसे है या d इज ऐसे एंड फोर्स इज ऐसे, आउटवर्ड, किसके तरफ, आउटवर्ड। r किस पॉइंट के अबाउट, r, and curl it in the direction of force outward. Now torque of 50 न्यूटन। सर तो फिर से d इंटू एफ कर दो ना, perpendicular distance of this 50 is how much? 4 into 50. Perpendicular distance of 4 into 50 how much? Sir 200. किधर की तरफ? सर r क्रॉस f, मेरा r वेक्टर ऐसे हो जाएगा, r वेक्टर r क्रॉस f अंदर की तरफ, so क्रॉस टाउ ऑफ 20। सर 20 का लाइन ऑफ एक्शन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 ही है, तो d इंटू एफ दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 20, दैट इज इक्वल टू 80। सर कैसे? आर नीचे की तरफ है, सो मीन्स यू कैन सी आर इज लाइक नीचे की तरफ एंड कर्ल इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो आर कैसे है? आर इज लाइक दिस, आर वेक्टर, एंड एफ इज लाइक दिस, सो यू कैन टेक द फिंगर आर क्रॉस एफ आउटवर्ड्स। सो टाउ नेट कितना हो जाएगा? टाउ नेट इज इक्वल टू, सर 80 आउटवर्ड्स 40 आउटवर्ड्स 120, 120 outward minus 200 inwards, so it becomes my 80 inwards.
नेट टॉर्क इज इक्वल टू 80 इनवर्ड्स, इसको 80 इनवर्ड्स भी बोलते हैं, इनवर्ड रोटेशन, sense of rotation is inward. So sir, we need to mention the direction of sense of rotation. Yes, we need to mention it. तभी आपको समझ में आएगा कि ये पूरा चीज मिला के बॉडी जा किधर रहा है, फोर्सेज जो लग रहा है नेट बॉडी का मूवमेंट किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ, क्योंकि ये फोर्स 50 इंटू 4 बहुत बड़ा है, 10 और 20 मिलके उसको कैंसल आउट नहीं कर पा रहा है, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। ये कौन सा क्वेश्चन था? 4। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, important points. What are they saying? If the line of action of force passes through the point O, that is what I told you. अगर force यहाँ लग रहा है but उसका line of action अगर pivot point से pass कर रहा है, then torque zero होगा। क्यों? perpendicular distance zero है। Sir, perpendicular distance of this line of action of force from the pivot point is zero, तो R मेरा zero हो जाएगा। The torque of this will be zero. Sir, force इधर लग रहा है, pivot point ये है, तो फिर से वही वहां से पास कर रहा है, तो torque क्या हो जाएगा? zero। टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। बातें समझ में आ रही होंगी। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड। सेकेंड, इफ अ फोर्स इज एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां पे फोर्स ऐसे लग रहा है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन टॉर्क इज ऑल्सो जीरो, then its rotational effect about the axis will be zero. Rotational effect about this axis is zero. अगर मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है और वो ऐसा लग रहा है, तो उसका अगर खींचेंगे, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट पैरेलल हो जाए आपका फोर्स, देन इट विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। सिंपल सी बात है, इसके साथ पैरेलल ही लगेगा तो इसको मींस नहीं मूव करा सकता है। सो इट शुड नॉट बी पैरेलल, द फोर्स शुड नॉट बी पैरेलल, फोर्स शुड नॉट बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी दरवाजा आप देखना, दरवाजा पे पैरेलल आप हाथ नहीं चलाते, अगर दरवाजा का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तो पैरेलल नहीं खींचते हो। वो दो जो दिस लाइन ऑफ एक्शन दैट मस्ट बी स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस मतलब आप फोर्स का लाइन ये होना चाहिए और ये एक्सिस का लाइन है, स्क्यू लाइंस मैंने पहले भी बताया हुआ है। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो आपके लाइन ऑफ एक्शन का फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स शुड नॉट बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करने के लिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप प्लीज नोट कर लीजिए। एक तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स शुड नॉट पास थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दूसरा पैरेलल भी नहीं होना चाहिए। Now, if the line of action of force passes through the axis of rotation, then its rotational effect about the axis of rotation will be zero. ये already हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through the axis of rotation, सी देखो फोर्स कब पास कर रहा है, यहां से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, इट विल नॉट ब्रिंग रोटेशनल इफेक्ट। क्या दरवाजा को आप सीधा खींच के घुमा सकते हो? नो, एक्सिस जो उसके अबाउट सीधा खींचना, ऐसे या ऐसे खींचना पड़ेगा आपको। फोर्स इधर लगाना पड़ेगा या पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होना ही नहीं चाहिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इस टॉर्क विल बी जीरो, हाँ या ना। टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। नाउ अ क्वेश्चन हैज कम इन फ्रंट ऑफ अस, क्वेश्चन नंबर 5। फोर्स दिया हुआ एक्ट्स अबाउट अ पॉइंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द पॉइंट। ये एक्ट्स एट ए पॉइंट, एक फोर्स है, मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है। इफ आई सी मेरा एक पॉइंट है दैट इज 2, -3, 1, इस पे एक फोर्स लग रहा है, मान लेते एक फोर्स लग रहा है। We have to find the moment of inertia of, sorry, moment of this force about the point, this one. This is our point 0, 0, 2. So we need to find what? R vector. This might be our R vector. If I know the R vector, I can know the torque. Torque is what? Tell me. Torque is R vector cross F vector. तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है, अब आर वेक्टर चाहिए, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो? सर आर वेक्टर इज नथिंग, फाइनल माइनस इनिशियल 2 - 1 इज 2i कैप प्लस -3 - 0 इज -3i कैप, 1 - 2 is minus what I'm writing, -3j cap minus 1 - 2 is -1k cap. So if I want to find the torque, I need to do the cross product using determinant law.
सो टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चा? टॉर्क वेक्टर क्या हो जाएगा? तो सर टॉर्क विल बी आई जे के आर का पहले लिखते हैं सर 2 सर -3 -1 व्हाट इज द कोएफिशिएंट्स ऑफ फोर्स? फोर्स 2 3 1 फोर्स वेक्टर इज ऑलरेडी गिवन 2 3 1 k cap plus j cap plus I cap है ना 2 3 1 2 3 1 so if I hide I को छुपाते तो -3 into -3 माइनस +3 आया ना? आई थिंक दोनों वेक्टर सेम आ रहा है 2 3 its torque will be I think 0 if two vectors are in the same direction same magnitude is okay let me check 3 2 -3 minus +3 okay minus j 2 1 जा 2 minus -2 +2 हो जाएगा नहीं it is not coming 0 so plus k 2 into 3 is 6 -6 plus 6 so यहाँ पे कुछ मिस्टेक नहीं किया ना I -3 minus -3 plus 3 तो -3 plus 3 0 हो जाएगा okay so it is coming what torque is coming as -4j plus 12k -4j plus 12k okay so next question number 6 ध्यान दीजिए torque of all the forces about what? Torque of all the forces about point B यहाँ पे तो B दिया हुआ है BCA तो B is where this is B okay B is over here यहाँ पे B है यहाँ पे A है यहाँ पे C है एक छूट गया this is O ये O होगा आपका तो आपको O के अबाउट निकालना है torque of all the forces what are the forces there is one friction there is normal to normal 1 and what mg चार फोर्स दिख रहा है फ्रिक्शन 1 n1 n2 nmg फ्रिक्शन यहाँ है तो यहाँ भी होना चाहिए था तो if it will try to slide down then friction okay f2 is given as well yeah f2 forces are given as well so f2 n2 how many forces are there force number 2 मान लेते हैं इसको this is 1 2 3 is how which one 3 4 5 forces are there चलो एक के अबाउट मैं लिख के बताता हूँ बाकी के अबाउट आप ट्राई करोगे सो यू हैव टू राइट टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट ओ सो अबाउट ओ टाउ नेट चलो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहला क्या है फोर्स कौन है F2 अबाउट O सर ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यही पॉइंट के अबाउट पास कर रहा है 0 टॉर्क ऑफ F2 प्लस torque of F2 plus torque of N2 plus torque of थर्ड नंबर फोर्स कौन mg प्लस torque of mg के बाद n1 प्लस torque of F1 सर torque of F2 कितना हो जाएगा सर F2 force is line of action is passing through O only so 0 plus torque of N2 sir N2 is which one yes this one this is the force what is the perpendicular distance 2L sin theta so N2 into 2L sin theta yes or no 2L sin theta can I write big थोड़ा बड़ा लिख सकता हूँ 0 plus N2 into 2L sin theta 2L sin theta plus what is torque of mg फोर्स यहां लग रहा है एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस सो इफ दिस इज L by 2 ये आधा L by 2 होगा एंड दिस इज हाउ मच ओके
and this is how much? If theta is given, this is theta, then this is also theta. तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये l/2 है, तो ये डिस्टेंस मुझे जानना है. सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इफ आई विल यूज cos थीटा, base is how much? x upon hypotenuse l/2. So x is equal to l/2 cos theta. Okay, this is no, this is L and this is L. So this is L cos theta. X by L. So x by L, x is equal to L cos theta. तो यानी ये टोटल 2L cos theta था, तो ये L cos theta हो जाएगा. तो what is it? Sir, mg into L cos theta plus what is the torque of N1? N1 यहाँ लग रहा है, ये डिस्टेंस कितना परपेंडिकुलर 2L cos theta. So N1 into 2L cos theta plus what is the torque of F1? Sir, F1 is also passing through the same point. So again 0. I hope you might be getting it. अगर आप ऐसे सारे का लिख सकते हैं, अबाउट O मैंने लिख दिया, आपको सारे पॉइंट के अबाउट लिखना है. टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट B. सर सब कुछ तो दिया हुआ है, यहाँ पर सब कुछ तो दिया हुआ है. यू कैन राइट इट बाय योर ओन, आप आराम से लिख सकते हो. सर जब मैं टॉर्क लिखूंगा B पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट लिखूंगा, तो लिख के दिखाता हूं. चलिए, अबाउट B टाउ नेट क्या हो जाएगा? F2 का. सर F2, फोर्स ऑफ F2, वेयर इज F2? या फ्रिक्शन 2. सो अगर ये मेरा है तो ये डिस्टेंस चाहिए मुझे. ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा B पॉइंट के अबाउट? अभी हमने देखा था L cos थीटा. सर F2 इंटू L cos थीटा प्लस टॉर्क ऑफ N2 ये है. सर ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये डिस्टेंस पूरा 2L sin थीटा, तो L sin थीटा. N2 इंटू L sin थीटा प्लस N2 के बाद अब मैं क्या करूं? mg का B पॉइंट के अबाउट 0 प्लस अगर मैं N1 का देखूं तो N1 इज ओवर हियर. सो दिस डिस्टेंस, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम? सर L cos थीटा, N1 इंटू L cos थीटा प्लस N1 के बाद किसका? F1 is where? This one. So this distance is L sin theta. F1 into L sin theta. Very easy, it's not so hard. L sin theta. I hope you can do for the rest of 2. Rest of 2 you can do. I have told you for 2 things. About B, about O. O और B के about कर दिया. C and A आप कर सकते हो. सारा distances known है. आप आराम से बाकी 2 के लिए निकाल सकते हो. आसानी से कर सकते हो. So I think, yeah, this was for today. चलिए, होपफुली आपको बातें समझ में आई होंगी, कैसे टॉर्क निकालते हैं आपने सीखा होगा. नेक्स्ट क्लास से हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स की बात करेंगे. होपफुली आपको अच्छे से समझ में आएगा. आप इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और कीप ऑन फॉलोइंग द चैनल्स वीडियो, बिकॉज फॉर योर एग्जामिनेशन दिस ऑल वीडियोज आर वेरी गुड फॉर योर कॉन्सेप्ट. तो अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़िए.